Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. So today we are going to do once again our class 12th ISC history chapter number 8, that is decolonization in Asia, that is China, and Africa, that is Ghana and Kenya. तो यहाँ पे अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट करें तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा टर्म डीकोलोनाइजेशन को, बिकॉज डीकोलोनाइजेशन को जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक आगे की कहानी जो हम लोग चाइना, घाना और केन्या में पढ़ने वाले हैं वो आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे अबाउट द टर्म डीकोलोनाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो दो वर्ड से मिलकर बना है, डी और कोलोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनाइजेशन। वैसे तो बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा बट स्टिल मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये डीकोलोनाइजेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। यूरोप में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कहीं ना कहीं कि 17th या फिर 16th सेंचुरी के अराउंड रेनेसा आया था। नाउ व्हाट इज दिस रेनेसा? आप लोगों ने कहीं ना कहीं बचपन में 6th या 7th क्लास में पढ़ा ही होगा इसको, और नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से समझ लो। रेनेसा का मतलब है रिफॉर्मेशन इन नॉलेज, यानी कि लोग रीजन करने लगे थे, लोग क्वेश्चन करने लगे थे। ठीक है, देखो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, और क्रिश्चियनिटी में यहाँ पे कैथोलिक चर्च होता था और उसके हेड पोप होते थे। जैसे हिंदूज में मंदिर होता है और मंदिर के जो हेड होते हैं एक टाइप से वो पंडित जी होते हैं। फिर यहाँ मुस्लिम्स में मस्जिद होता है और उसमें हेड कौन होते हैं? मौलवी होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पोप थे और पोप की अथॉरिटी को एकदम सुप्रीम माना जाता था। उन्होंने जो कह दिया लोगों को वो करना ही पड़ता था। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो गई थी जो कि लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटिंग हो रही थी। ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी वो। इसी वजह से यहाँ पे लोगों ने चीज़ों को रीजन करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। यानी कि कैथोलिक चर्च को या फिर पोप को वो लोग चैलेंज करते थे कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, आपको आंसर करना होगा। और इसी के चलते ये जो नया लोगों के अंदर रिफॉर्मेशन आया था नॉलेज का, यानी कि लोग जो थे वो अब एजुकेटेड होने लगे थे, ठीक है, इंटेलिजेंट होने लगे थे। उसके वजह से बाद में चल के आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्लीज मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, बोर्ड के ऊपर मेरे से अच्छे से लिखा नहीं जाता, और वैसे भी आप जानते ही होंगे कि टीचिंग मैंने अभी अभी स्टार्ट की है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू ही यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कोलोनाइजेशन है वो स्टेब्लिश हुआ था। क्यों? तो देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, आप लोगों को वैसे मैं सोशियोलॉजी में भी इसको पर्टिकुलरली पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि पहले के टाइम पे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। ये सारे टर्म थोड़े से अलग लग रहे होंगे आपको, बट स्टिल आपको अभी समझ में आ जाएगा। हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब का मतलब ये था कि लोग यहाँ पे अपने अपने घरों में बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट को क्रिएट कर दिया करते थे। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग, वीविंग, इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने घरों में जो आर्टिशियंस थे, ठीक है, वो क्राफ्ट्स को क्रिएट करते थे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब इस चीज को यहाँ पे चेंज कर दिया गया था थ्रू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि अब यहाँ पे प्रोडक्शन होगा बड़े बड़े फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे सब कुछ मशीन बेस्ड हो गया था। यानी कि जो लोगों के स्किल्स थे वो वेस्ट हो गए, बिकॉज अभी तक लोग अपने हाथ से कुछ भी बनाया करते थे। ठीक है, उन्हीं को आर्टिशियंस कहा जाता था, जिनके पास स्किल्स हुआ करता था क्राफ्ट्स बनाने का। लेकिन अब सब कुछ यहाँ पे मशीन से होने लगा था। ठीक है, लेबर जो है वो बस यहाँ इंडस्ट्रीज में मशीन्स को ही चलाने के लिए रखे जाते थे। तो इसके चलते यहाँ पे हुआ क्या कि जो रॉ मटेरियल था उसको चेंज करना था इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, जो कि एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है, और उसको फिर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता था, और उसी को यहाँ पे फिर प्रोसेस करके
फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया जाता था, यानी कि कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री में। समझ में आ गया? अब ये रॉ मटेरियल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में पूरे तरीके से अवेलेबल था नहीं, रॉ मटेरियल्स में इतना रिच नहीं था यूरोप। इस वजह से इन कंट्रीज को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज में जब रॉ मटेरियल आएंगे तो रॉ मटेरियल से ही तो ये फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे, और यही फिनिश प्रोडक्ट तो फाइनली लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसको कंज्यूमर प्रोडक्ट भी तो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंज्यूमर प्रोडक्ट या कंज्यूमर गुड? क्योंकि इसी को लोग यूज करते हैं, इसी को लोग खरीदते हैं। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल्स को ही लेने के लिए जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप में उस टाइम पे, अब देखो उस टाइम के कंट्रीज को ना डायरेक्टली ऐसे नहीं रेफर किया जाता था, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नहीं। उस टाइम पे एम्पायर्स थे, यूरोप में सारे एम्पायर्स थे, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। क्यों? बिकॉज उसी के सबसे ज्यादा कॉलोनीज थे पूरे वर्ल्ड में। फिर फ्रेंच एम्पायर, रशियन एम्पायर, हब्सबर्ग एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, और भी ऐसे बहुत सारे थे, लाइक ओटोमन एम्पायर भी हो गया। तो अब हुआ क्या? रॉ मटेरियल्स, अच्छा वैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आया था, ये भी याद रखना, यानी हमारे ब्रिटेन में। तो अब ये रॉ मटेरियल्स को पाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज यानी कि एम्पायर्स कहाँ गए? एशिया में, अफ्रीका में। ठीक है, और पहले उन्होंने ट्रेड से स्टार्ट किया। ट्रेड करते करते वो लोग वहीं रहने लग गए, और उसके बाद उन्होंने कुछ वॉर्स लड़े, और वॉर्स लड़ के क्या किया? पूरे के पूरे कंट्री को अपना बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया? कॉलोनी। समझ में आ गया? कॉलोनी, और कॉलोनी वर्ड से ही आया कॉलोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे किस लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन धीरे धीरे मुगलों से दीवानी राइट्स लेने के बाद उन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, और उसके बाद पूरे बंगाल को, बिहार को अपना बना लिया, धीरे धीरे पूरे कंट्री को अपना बना लिया। और कंट्री को अपना बनाने के बाद क्या किया? इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन में ले जाया जाता था, और फिर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज उन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती थी, और फिर उन फिनिश प्रोडक्ट को भी हमारे कंट्री में लाया जाता था, और हमारे ही लोगों को बेचा जाता था महंगे दामों में। ठीक है, रॉ मटेरियल हमसे फ्री में या सस्ते में ले जा रहे हो, और फिनिश प्रोडक्ट वहां से जो आ रहा है हमको महंगे में बेच रहे हो। यही चीज सारे कॉलोनीज के साथ ये इंपीरियल कंट्रीज किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक हो गया इंपीरियलिज्म और एक हो गया कोलोनिज्म। तो इंपीरियलिज्म और कोलोनिज्म दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब है कि जो इंपीरियल कंट्रीज होती हैं, इंपीरियल कंट्रीज इन द सेंस ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ये सब क्या करते हैं? किसी दूसरे कंट्री को जो उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, एडवांस नहीं है, उनको ऑक्युपाई करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, हर एक फील्ड में। और उस पर्टिकुलर कंट्री का वो लोग क्या नाम देते हैं? कॉलोनी। तो इसको क्या कह देते हैं? कॉलोनाइजेशन। यानी कि इंडिया, घाना, केन्या, चाइना, इन सब का कॉलोनाइजेशन हो गया था। कॉलोनाइजेशन का मतलब वो कॉलोनी बन गए थे इन इंपीरियल कंट्रीज के, और ये इंपीरियल कंट्रीज उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। ठीक है, और ये कई सालों तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद कई सालों तक ये चीजें जो है चल रही थी। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो, तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कोलोनाइजेशन का एंड होना। ठीक है, यानी कि अब कोलोनाइजेशन खत्म हो रहा है। अचानक से खत्म हुआ? नहीं। यहीं पे आ जाता है हमारा नेक्स्ट बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। यानी कि आप लोगों को मैं पिछले वाले ही वीडियो लेक्चर में बताया था अबाउट दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने 2 घंटे 3 घंटे में इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है वन शॉट में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सिक्वेंस में हमने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे जो यूरोपियन हेजिमनी थी वो खत्म हो गई थी। यानी कि अब जो यूरोप के बड़े बड़े एम्पायर थे वो अब एम्पायर नहीं रह चुके थे, छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग बट चुके थे, और ऊपर से उन लोग की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी।
तो यानी यूरोपियन कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से यहाँ पे डिवास्टेट हो चुके थे, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और अब उनके पास इतनी इकोनॉमी, इतनी वेल्थ नहीं थी कि वो लोग एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को होल्ड कर सकें, ठीक है, अपने काबू में रख सकें। इस वजह से धीरे धीरे हम लोग ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1947 में हमारी आज़ादी हो गई थी 15 अगस्त को, आप लोगों को तो पता ही है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि इंडिया की तो कहानी हम सबको पता रहती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ वो हम लोग समझेंगे 3 एग्जाम्पल से, चाइना, घाना और केन्या से। वैसे तो चाइना पूरे तरीके से कोलोनाइज नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे चाइना की कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज चाइना आज के टाइम पे तुम लोग को पता है दैट इज दी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, हम लोग डीकोलोनाइजेशन पर्टिकुलरली एशिया और अफ्रीका का पढ़ने वाले हैं, बिकॉज यही 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे जिनके कंट्रीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था बाय दीज इंपीरियल नेशंस, ठीक है। वैसे इनके अलावा और कौन से कॉन्टिनेंट्स थे जिनमें डीकोलोनाइजेशन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद? लैटिन अमेरिका। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब ये टर्म आता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका का मतलब है सेंट्रल और साउथ अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका को ही मिला के लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। इसको नॉर्थ अमेरिका मत समझ लेना, नॉर्थ अमेरिका तो अलग है, उसको यूएसए कहते हैं, अमेरिका। बट यहाँ लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे भी डीकोलोनाइजेशन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं समझेंगे, सिर्फ यहाँ देखने वाले हैं हम लोग एशिया और अफ्रीका में, और उसमें भी हम लोग सिर्फ 3 कंट्रीज की बात करेंगे। एशिया में तो हम लोग चाइना को समझेंगे, और अफ्रीका में हम लोग यहाँ पे घाना यानी कि गोल्ड कोस्ट, इसको पहले गोल्ड कोस्ट कहते थे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। गोल्ड के डिपॉजिट्स सबसे ज़्यादा अगर अफ्रीका में किसी कंट्री में मिलते हैं तो वो घाना में मिलते हैं, इसी वजह से इसको गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था। और यहाँ के सोने को बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था। फिर उसके बाद दूसरी कंट्री हम लोग समझेंगे केन्या, ठीक है। केन्या ये भी एक अफ्रीकन नेशन है। इन दोनों को ही आप लोग वर्ल्ड के मैप में अफ्रीका में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कभी अफ्रीका के मैप को देखा होगा, जो कि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको एक्सप्लेन किया ही था, तो वहाँ पे ना डिविजन्स जो है वो बहुत रफ नहीं है, एकदम स्ट्रेट डिविजन्स हैं। मतलब मान लो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, मान लो, ऑफ कोर्स अफ्रीका ऐसा तो दिखता नहीं है, बट स्टिल ऐसे उसमें डिवीजन किए गए हैं, एकदम पर्टिकुलर लाइनिंग्स है। मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे है या फिर ऐसे है, मतलब नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, ये मैन मेड बाउंड्रीज है। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने, बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांटने के लिए ऐसे टुकड़े कर दिए थे और मैप के ऊपर ऐसे लाइनिंग बना दी थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आज तक देखने को हमें मिलता है। वैसे जो अफ्रीका है उसी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया था बाय दीज इंपीरियल कंट्रीज, बिकॉज अफ्रीका जो था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, ठीक है। वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं था जो इनको निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट आया, जैसे हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे, नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, वैसे ही इन कंट्रीज़ में भी हुआ। और फाइनली डीकोलोनाइजेशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो इंपीरियल कंट्रीज़ हैं वो इन कोलोनाइज्ड कंट्रीज़ को छोड़ के चली जाती हैं और इंडिपेंडेंट कर देती हैं, ठीक है। देखो, कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा अपने से वीक कंट्री को ऑक्युपाई कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा। अब उस टाइम पे तुम लोग खुद सोचो कि जो ब्रिटेन था या फ्रांस था, जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको इंपीरियल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज उनके पास पावर था, ठीक है। उनके कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, जिनके वजह से उनके पास अच्छी खासी वेपनरी थी, अच्छे खासे एडवांस इक्विपमेंट्स थे। और ये एशिया, अफ्रीका, यहाँ की जो कंट्रीज थी वो अभी भी पुराने तरीकों पे ही चल रही थी, तो वो वीक कहलाने लगी। इस वजह से वो एट द एंड कोलोनाइज्ड हो गई, है ना, कोलोनाइज्ड कंट्री कहलाने लगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशंस ने वीक नेशंस को कैप्चर कर लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमें इंडिपेंडेंस देखने को मिला। और आज के टाइम पे अब ये जो कोलोनाइजेशन है वो तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चाइना की कहानी, ठीक है। अफ्रीका के बारे में तो मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा, बाकी हम लोग जब समझेंगे अच्छे से देख लेंगे घाना और केन्या को।
अब यहाँ बहुत सी चीज़ें ना सिलेबस में है नहीं जो आपके बुक में दिया है, तो चाइना के बारे में जो भी दिया है बुक में वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जनरली आप लोग को याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज अब वो सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है मैं वहीं से डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो देखो, चाइना जो है वो चाइनीज सिविलाइजेशन का अंडर था। एंशियंट टाइम की अगर हम लोग बात करें, जब हमारे इंडिया में हड़प्पन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और उधर ईरान के साइड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग सिविलाइजेशन थे उसी दौरान यहाँ चाइना में क्या था, चाइनीज सिविलाइजेशन था। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन के बाद हमें और छोटे बड़े बहुत सारे किंगडम्स देखने को मिले। फिर किंगडम्स के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूँ चाइना की। किंगडम्स के बाद यहाँ पे किंग डायनेस्टी आती है, क्विंग या फिर मोन्चुको डायनेस्टी आती है, ठीक है। और ये कई सालों तक यानी कि 100-200 सालों तक रूल करती है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि 17th-18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या होता है, जो इंपीरियल कंट्रीज होती हैं। वैसे देखो, यहाँ पे सिर्फ यूरोप में ही इंपीरियल कंट्री नहीं थे, जापान एक एक्सेप्शन है, या फिर कह लो यूएसए। यूएसए भी तो खुद पहले कोलोनाइज्ड था, ब्रिटिश के अंडर था, लेकिन यहाँ अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था और फिर यूएसए 18th सेंचुरी में आज़ाद होके और खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपीरियल कंट्री बन गया था। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान में स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था यूरोप की ही तरह। इस वजह से जापान भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल कंट्री बना। तो भले ये दोनों यूरोप में नहीं थे, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग इंपीरियल कंट्रीज थे जिन्होंने दूसरे कंट्रीज को कोलोनाइज कर रखा था। यहाँ पे जापान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जापान का कनेक्शन चाइना के साथ बहुत ज़्यादा आने वाला है अभी। 17th-18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो क्विंग या मंचुको डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन होने लगता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाई होने लगते हैं, ठीक है। इसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि जो ये स्ट्रॉन्ग नेशंस थे वो चाइना में एंटर करने लगे थे। अब उनको चाइना को एक्सप्लॉइट करना था, जैसे कि ब्रिटेन एंड जापान, ठीक है, बिकॉज जापान एकदम बगल में ही था चाइना के, इस वजह से वो तो फॉर श्योर आएगा ही चाइना को एक्सप्लॉइट करने। तो यहाँ पे इसी के कारण क्विंग डायनेस्टी या मंचुको डायनेस्टी का इन कंट्रीज के साथ फाइट होता है, वॉर्स लड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिटेन के साथ वॉर होता है ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर्स, ठीक है। ओपियम इज अ काइंड ऑफ ड्रग यू कैन से। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फाइट था, आप लोग को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ओपियम वॉर्स हुए और ओपियम वॉर में ये लोग जीत जाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जब इंपीरियल कंट्रीज जीत गए तो उन्होंने हांगकांग और भी कई सारे चाइनीज सिटीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, वहाँ से रॉ मटेरियल अपने कंट्रीज में ले जाए जाने लगे, ठीक है। तो लोग परेशान हुए और फिर इनको ब्लेम किया कि आप लोग हारे, उसी की वजह से फिर ये लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाता है एक मिलिट्री कूप। आप लोग तो जानते ही होंगे कूप का मतलब, यानी कि एक वायलेंट रेवोल्यूशन आता है कंट्री में और फिर जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल कर रही होती है उसको हटा दिया जाता है सत्ता से, पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पे आर्मी जो थी उसने क्विंग डायनेस्टी को ख़त्म किया और खुद अलग अलग चाइनीज टेरिटरीज में कंट्रोल ऑक्युपाई कर लिया। यानी कि उस एरा को 1911 से 20 तक जो एरा था हम लोग चाइना में वॉरलॉर्ड एरा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वॉरलॉर्ड्स थे, आर्मी के हेड थे, उन लोगों ने जनरली ऑक्युपाई कर लिया था अलग अलग चाइनीज टेरिटरीज को, ठीक है। और उस टाइम पे युआन एज अ लीडर थे, युआन। तो करेंसी भी बाद में चाइना की युआन ही बन गई थी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1920 में एक पार्टी आती है, कोमिंगचांग पार्टी, कोमिंगचांग पार्टी, ठीक है, KMT इसको पॉपुलरली कहा जाता है, आप लोगों ने सुना ही होगा शायद। कोमिंगचांग पार्टी या KMT जो है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। नेशनलिस्ट पार्टी होने का मतलब क्या है? राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। इसको मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज राइट विंग एंड लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी अपने पास्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो बेसिकली ये लोग डेमोक्रेसी को फॉलो किया करते थे, कैपिटलिज्म को फॉलो किया करते थे। प्लीज ये टर्म्स एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म,
ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनका मतलब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, बिकॉज ये आगे चल के कोल्ड वॉर में भी बहुत काम आने वाले हैं। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ही है, उनके कॉन्सिक्वेंस ही है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में भी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को ही मैं आप लोगों को जनरली पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ, कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि जो लोग हैं वो जितना चाहे उतना वेल्थ ऑक्युपाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप। लेकिन कम्युनिज्म में होता है कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप, कॉमन वेल्थ, कॉमन वेल्थ। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह। कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे वो सबका होगा, यानी कि जितने भी वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं वो सबका होगा। या तो यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस में जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली सरकार के कंट्रोल के अंडर होगा, ठीक है। और एक और टर्म आता है सोशलिज्म, इसी से रिलेटेड है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें आ जाता है सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों का वेलफेयर हो। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा देश भी प्रियम्बल में सोशलिस्ट होने की बात करता है, यानी कि सोशलिज्म का मतलब हो गया सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों का वेलफेयर करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, यही सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलो वापस चाइना की कहानी पे आ जाएं। तो 1920 में KMT यानी कि कॉमिंटन पार्टी पावर में आ जाती है, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। राइट विंग का मतलब मैंने बता दिया, जो कि कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी को फॉलो करती थी। इसी के चलते इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को खत्म किया और पूरे चाइना को वापस से यूनाइट कर दिया, चाइना को चाइना बना दिया, ठीक है। और KMT में इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं चियांग काई शेक। अब ये जो चियांग काई शेक थे, उनका रिलेशंस USA और वेस्टर्न कंट्री के साथ बहुत अच्छा था। क्यों? बिकॉज USA और वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब भी क्या थी, राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। इसी वजह से चियांग काई शेक हमें देखने को मिलता है कि बाद में चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट जर्मनी, जापान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अंडर माओ जेडोंग। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP स्टार्ट कर देती है स्ट्रगल अगेंस्ट चियांग काई शेक, यानी कि ये इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम दी लेनिन, जिन्होंने रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन लाया था और कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करके उसको USSR में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि कम्युनिज्म को एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो बोर्जुगीज हैं यानी कि इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, उनका रूल यहाँ पे प्रोलेटरेट्स यानी कि वर्कर्स खत्म करेंगे आगे चल के थ्रू दिस स्ट्रगल। तो बस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है सिविल वॉर चाइना में बिटवीन माओ जेडोंग एंड चियांग काई शेक, यानी कि KMT CCP के बीच में। इसी बीच हम लोगों ने देखा था 1931 में पिछले चैप्टर में कैसे जापान मंचूरिया के ऊपर, जो कि एक चाइना का ही पार्ट था, अटैक कर देता है और उसके बाद फर्दर सिविल वॉर का फायदा उठा के चाइना में एंट्री करता है, ठीक है। लेकिन फिर ये दोनों लोग यूनाइट हो जाते हैं कि पहले टैकल किया जाए जापान को, फिर उसके बाद आपस में देख लिया जाएगा, जो होना होगा, है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग USA कर देता है। उसी के बाद से फिर जापान चाइना से विड्रॉ कर लेता है और चाइना के ऊपर से जो जापान का खतरा था वो हट जाता है। लेकिन दोबारा से इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि KMT अंडर चियांग काई शेक एंड CCP अंडर माओ जेडोंग अपना जो एक स्ट्रगल था वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड एट द एंड जीतता कौन है? माओ जेडोंग, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी KMT को हरा देती है और ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ताइवान में भाग जाते हैं। आज के टाइम का ताइवान, उस टाइम पे इसको फॉर्मोसा कहते थे, ठीक है, फॉर्मोसा कहते थे। और वहाँ पे जाके ये लोग
जो रिपब्लिक ऑफ चाइना अभी तक चल रहा था आरओसी, उसको इस्टेब्लिश करते हैं और क्लेम करते हैं कि वही एक्चुअल चाइना है। और इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था चियांग काई शेक को? यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो लोग भी राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो इसी वजह से उन लोगों ने स्टार्टिंग में सीसीपी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था एज अ गवर्नमेंट। लेकिन इसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था? आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं गेस कर ही लिया होगा, यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर तो इसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, और यूएसएसआर के अलावा इंडिया भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, बिकॉज इंडिया माओ जेडोंग के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन बाद में इसी ने इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक किया था। ये कहानी भी मैंने आपको इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में बताया ही था। तो यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब यहाँ पे सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ जेडोंग चाइना के अंदर इस्टेब्लिश कर देते हैं अक्टूबर में 1949 में, अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि अब चाइना का नाम पड़ जाता है पीआरसी। ठीक है, पीआरसी। और ये लोग क्लेम करते हैं ताइवान को अपना हिस्सा। आज तक आप लोगों ने न्यूज में कभी ना कभी सुना ही होगा ये डिस्प्यूट को। तो ये थी पूरी की पूरी चाइना की कहानी। अब हम लोग अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इन द ट्रू सेंस अकॉर्डिंग टू आवर CISE सिलेबस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, बिकॉज जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे कंटेंट्स नहीं बना पाऊँगा ना। बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत लग रहा है वीडियो लेक्चर्स को शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, आप लोगों तक इतना अच्छा कंटेंट पहुँचाने में जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। तो बस उसके लिए मुझे सिर्फ छोटी सी चीज़ चाहिए, आपका सपोर्ट। आप लोग लाइक करो मेरे वीडियोस को, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं ये सब वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी ऐसे कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे चाइना की कहानी अभी तक हम लोगों ने समझी कि कैसे 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ जेडोंग इस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे पूरे कंट्री को कम्युनिस्ट बना देते हैं यूएसएसआर की तरह। यहाँ पे चाइना में भी अब कम्युनिज्म आ जाता है। ठीक है, लोग कम्युनिज्म को फॉलो करने लगते हैं, जो कि हार्ड लाइनर्स वाली कम्युनिज्म थी, जो लेनिन फॉलो किया करते थे या फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताई थी। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिफॉर्म नहीं था कम्युनिज्म के अंदर। माओ जेडोंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म को फॉलो करने की बात करते थे और पूरे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट भी किया। धीरे धीरे करके इसी सारे रिफॉर्म्स के चलते हम देखते हैं कि कैसे आज के टाइम पे चाइना इतना ग्रो कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश किया जाता है, तो माओ जेडोंग कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान ने इतने सारे डिस्ट्रक्शंस कॉज किए थे चाइना को, एरियाज टेरिटरीज को कैप्चर किया था चाइना के। ठीक है, और फिर इसके अलावा चाइना में खुद सिविल वॉर तो चल ही रहा था बिटवीन KMT एंड CCP। तो इन सभी चीज़ों के चलते क्या क्या यहाँ पे हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं चाइना के इकोनॉमी पे, वही हम लोग बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो problems faced by Mao Zedong. So the first point is transport and communication system was destroyed by Japan. यानी कि जापान के साथ वॉर लड़ने के चक्कर में जो चाइना का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब जितने भी रोड्स, रेलवेज या दूसरे किसी भी टाइप के ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे चाइना में, वो सब यहाँ पे टूट फूट गए थे, इतना समझो। तो उसको दोबारा से बिल्ड करना था। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेस फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया था, यानी कि लोगों को फेमाइन फेस करना पड़ रहा था, भूखमरी यहाँ पे कंट्री में हमें देखने को मिली थी। देन थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि चाइना धीरे धीरे करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने लगा था। उसी टाइम से चाइना की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही थी, जिसके वजह से हमें कंट्री में पुवर्टी देखने को मिली थी, गरीबी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट फॉल इन इंडस्ट्रीज, यानी जो चाइना की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही बैड परफॉर्म कर रही थी, यानी कि वहाँ के जो
कैपिटलिस्ट ओनर्स थे, यानी इंडस्ट्रियल ओनर्स थे, वो वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे थे, अपने पास ही सिर्फ रख रहे थे, वेलफेयर नहीं हो रहा था कॉमन पीपल का या फिर वर्कर्स का जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं कर रही थी, इसी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा था चाइना का इन द इकोनॉमिक फील्ड और द फॉरेन एक्सचेंज। देन फिफ्थ पॉइंट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो प्राइजेस थे कमोडिटीज़ के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे चाइना के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी माओ जेडोंग ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 4 मार्कर में आता है जनरली, तो आपको ये लिखना होता है अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया 1949 में, और इसके बाद फिर 1950 में तिब्बत को भी कैप्चर कर लिया जाता है। धीरे धीरे करके जो तिब्बत है 1959 तक पूरे तरीके से चाइना में एनेक्स हो जाता है। ये कहानी मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर था उसको कलेक्टिवाइज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदार जिनको हम लोग जनरली कहते हैं, जिनके पास लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का ओनरशिप हुआ करता था, उनसे ज़मीनों को छीन लिया जाता है और गरीब पीजेंट्स के बीच में यहाँ पे ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि जनरली कम्युनिज्म में हमें देखने को मिलता है। तो इससे जो पीजेंट्स हैं उनको फ़ायदा होता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है और उनका डायरेक्ट कंट्रोल या तो सरकार के पास आ जाता है या तो वर्कर्स का कलेक्टिव ओनरशिप हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ओनर्स हुआ करते थे उनका हेजीमनी खत्म हो जाता है। देन सोवियत एड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, चाइना को डेवलप करने में यूएसएसआर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था, यानी यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने एड प्रोवाइड किया था इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या फिर मिलिट्री वे में भी। यहाँ के आर्मी को, चाइना के आर्मी को ट्रेन करने के लिए वहाँ से एक्सपर्ट्स आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों कर रहा था यूएसएसआर, क्योंकि चाइना भी अब एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। ये चीज़ 1949 से 60 तक चलती है, यानी कि सोवियत एड चाइना को 1949 से 60 तक मिलता है, लेकिन 60 में फिर सोवियत साइनो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि इन लोगों का झगड़ा हो जाता है, बिकॉज चाइना को ऐसा लगता है कि जो यूएसएसआर है वो अपने कम्युनिज्म को रिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसमें लीनियंसी ला रहा है ना, हार्ड कोर लाइनर्स को फॉलो नहीं कर रहा है ऑफ लेनिन एंड मार्क्स, जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म था। तो बस माओ जेडोंग गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगली चीज़ आती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। ये सब सिलेबस में ही है, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो। ये हर साल फॉर श्योर पूछा ही जाता है एग्जाम में कहीं ना कहीं, तो आप लोग को अच्छे से इसे प्रिपेयर करना होगा। 1958 में आया था एज अ सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये तो सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था और ये हो गया सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें क्या किया गया, कॉम्यून्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये कॉम्यून्स क्या थे, लार्ज यूनिट्स थे। अब इन सभी चीज़ों को एक बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको रीड करके, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप लोग के पास पॉइंट्स हो जाएंगे एग्जाम्स में लिखने के लिए। Mao Zedong on 1 October 1949 established People's Republic of China. But after that, what were the problems faced by Mao Zedong or the Chinese Communist Party in the newly formed communist state, People's Republic of China? This I have already explained you. First, communication and transport system were destroyed by Japan. Second, less food production led to famine in the country and loss of agricultural production. Growth of population is the third point, which led to the poverty in the country. Then fourth point is the fall in the industries, and fifth point, hyperinflation in the countries. That means increase in the price of commodities or the goods. यानी कि जो प्राइजेस थे गुड्स के या कम्युनिटीज़ के, जो लोग रोज यूज़ किया करते थे, वो बढ़ गए थे। ऑफ कोर्स इसके वजह से पॉवर्टी तो आएगी ही। देन आफ्टर मैथ, कम्युनिज्म ऑन द लाइंस ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म फॉर्म्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई।
Chinese constitution was implemented in 1950. Then first 5-year plan, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब क्या एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए गए? फर्स्ट पॉइंट, एग्रेरियन रिफॉर्म लॉ केम इन 1950। 1950 में एग्रेरियन रिफॉर्म लॉ आया फॉर प्रोवाइडिंग लैंड्स टू द पुअर पीजेंट्स। ये मैंने आपको बताया अभी अभी कि कैसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मीनें लेके और गरीब पीजेंट्स में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। Then second point, investments on fertilizers, HYV seed यानी कि high yielding variety seeds and irrigation facilities were provided by गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर, HYV सीड्स और इरिगेशन गरीब पीजेंट्स को प्रोवाइड किया ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। Then the third point is collective farms by 1953 campaign of Mao Zedong as influenced by Stalin's कोलखज प्रोग्राम। इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। 1953 में कलेक्टिव फार्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है माओ जेडोंग के द्वारा। ये जो कलेक्टिव फार्म्स थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे फ्रॉम दी स्टेलिन। स्टेलिन यानी कि जो उस टाइम पे यूएसएसआर के प्रीमियर थे, लीडर थे, ठीक है। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को लाया था और 5 ईयर प्लान्स में उन्होंने कोलखज प्रोग्राम लाया। कोलखज प्रोग्राम का मतलब था कि यहाँ पे जो लैंड्स हुआ करते थे एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले, उनको एक साथ कलेक्टिवली ओनरशिप प्रोवाइड कर दिया जाता था पीजेंट्स का, ठीक है। यानी किसी एक व्यक्ति का ओनरशिप नहीं होगा, ज़मीन जो है वो सब कलेक्टिवली ओन करेंगे। उसी को यहाँ पे कलेक्टिव फार्म्स का नाम दिया गया 1953 में। देन नेक्स्ट वॉज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या क्या इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स लाए गए या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर या फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म्स थे। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1953 से 57 तक चला था और यहाँ पे करेंसी लाई गई थी युआन नाम से, मैंने आपको अभी बताई ही थी। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया गया था यूएसएसआर के साथ इन 1949 बाय द चाइना। सबसे पहले अर्बनाइजेशन को इंक्रीज किया गया, यानी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको डेवलप करने की बात की गई। जो विलेजेस अभी तक चले आ रहे थे इतने लंबे टाइम से, रूरल एरियाज को कम किया गया, कंट्री को अर्बनाइज किया गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, बहुत बड़े बड़े चाइना में बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया। जो अभी तक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब डिस्ट्रॉय हो गया था उसको वापस से बनाया गया, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स वापस से बिछाए गए। देन प्रोडक्शन ऑफ कोल, ऑयल एंड स्टील वर द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। देन Soviet aid 1949 to 60 in the form of loans, construction project and experts were coming from USSR. So China was heavily dependent on USSR in the fields of economy. But after the Sino-Soviet split in the 1960, China became independent. यानी कि अब वो पूरे तरीके से USSR के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहा था, ठीक है, वो खुद से ही डेवलप होना चाह रहा था। और बेसिकली ये स्प्लिट क्यों हुआ था? बिकॉज यूएसएसआर वाज चेंजिंग इट्स ओल्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिज्म फ्रॉम लेनिन मार्क्सिस्ट टू अ न्यू। आई होप सो आप लोग को समझ में आया हो। देन 100 फ्लावर कैंपेन 1956 का आप लोग के अब सिलेबस में नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 फ्लावर कैंपेन जो था वो बेसिकली एक टाइप से माओ जेडोंग ने लाया था फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि उन्होंने कहा था कि लोग सजेस्ट करें क्या सरकार में कोई यहाँ पे रिफॉर्म्स आने चाहिए या फिर सरकार को वो ब्लेम कर सकते हैं अगर कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है तो। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही गुस्सा थे इस नए कम्युनिस्ट सरकार से, बिकॉज उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं चल रही थी उस टाइम पे चाइना में। इस वजह से लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, माओ जेडोंग को रिज़ाइन करने की बात की गई, इस वजह से इसको वापस ले लिया गया और लोगों को बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। इसमें माओ जेडोंग ने कहा था ना, एट लेट 100 फ्लावर ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट्स कंडेम्ड, ठीक। इसको 1957 में वापस ले लिया जाता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1958 में आता है, जिसको नाम दिया जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, GLF। अब इसी की मैं बात कर रहा था। इसके थ्रू चाइना में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं इन दी बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर एज रिड्यूसिंग फूड शॉर्टेजेस, यानी कि फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनको फीड करने के लिए, फेमाइन को ख़त्म करने के लिए और कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था उसको ख़त्म करना है अब।
तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्यून्स किए गए ना. व्हाट वर दीज कम्यून्स? कम्यून्स वर द यूनिट्स वेयर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड ओन्ड लैंड्स, यानी कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट्स हुआ करते थे, ठीक है. कलेक्टिव फार्म्स भी बड़े बड़े यूनिट्स जिसको ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे ओन किया करते थे, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप हुआ करती थी, एक साथ मिलके इसके ऊपर काम किया करते थे. लार्जर देन अर्लियर कलेक्टिव फार्म्स ऑफ कोलकस प्रोग्राम फंक्शनड एज अ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये खुद लोकल गवर्नमेंट की भी तरह काम करते थे, ठीक है. यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चलता था, ये लोग अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते थे. सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि इन कम्यून्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया गया ताकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो वो भी इंक्रीज हो सके. एंड देन इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम लोग देखें तो फूड प्रोडक्शन तो बढ़ता है फॉर श्योर, वुमेन की पोजीशन भी इंक्रीज होती है बिकॉज वुमेन जो है उनका भी पार्टिसिपेशन हमें इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में देखने को मिलता है ऑफ द कम्यून्स. देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बहुत इंप्रूव हो गया था. एंड स्प्रेड ऑफ वेलफेयर एजुकेशन, यानी कि लोग अब एजुकेटेड हो गए थे रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कि कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, कैसे HYP सीड्स का यूज करना है, इरिगेशन फैसिलिटी एंड मेनी मोर थिंग्स. बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, ठीक है. यहाँ पे ऑपोजिशन फेस करना पड़ा था कम्यून्स को बाय दी ऑपोजिशन पार्टीज, कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था. इन एक्सपीरियंस्ड कैडर्स हु वर मेनली कम्युनिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली इन कम्यून्स को हेड किया करते थे वो इनएक्सपीरियंस कैडर्स थे. कैडर्स यानी कि पार्टी के ही मेंबर्स हुआ करते थे और लोगों को डोमिनेट किया करते थे, ठीक है ना. तो इस वजह से लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जो उनके फ्रीडम्स हैं उनको एक टाइप से छीना जा रहा है, ठीक है. कलेक्टिव ओनरशिप तो ठीक है, आप वेलफेयर के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारे क्या राइट्स ही नहीं है बिल्कुल ज़मीन के ऊपर, ये चीज़ें लोग कह रहे थे. देन माओ रिजाइंड इन 1959 फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैनशिप ड्यू टू सेवरल क्रिटिसिज्म फेस्ड फ्रॉम पीपल, ठीक है. तो इसके बाद माओ जेडोंग फिर रिजाइन भी करते हैं 1959 में. एंड जो USSR है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस अब डिमांड करने लगा था धीरे धीरे करके इसी पीरियड के दौरान, इम्पोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और जो एक्सपोर्ट्स वो भेज रहा था उनके ऊपर. दैट वाज मोर देन अर्लियर, सो माओ जेडोंग डिसाइडेड टू स्प्लिट टू मेक चाइना सेल्फ डिपेंडेंट नेशन. तो यहीं तक हमें पढ़ना था. इसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन भी है, लेकिन अब वो फिर से सिलेबस में नहीं रहा. 1966 से 69 तक चला था. बेसिकली ये लाया गया था माओ जेडोंग के द्वारा ताकि दोबारा से जो एक पॉपुलर सपोर्ट है वो गेन कर सकें माओ जेडोंग और उनकी ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. बिकॉज जो पॉपुलर सपोर्ट उनको पहले मिल रहा था 1949 के टाइम पीरियड में, जब लोगों के ही सपोर्ट से वो KMT को हरा पाए थे, लेकिन अब खुद ही लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे. इस वजह से कल्चरल रेवोल्यूशन के थ्रू वो वापस से एक प्रोलेटरेट मूवमेंट को, प्रोलेटरेट रेवोल्यूशन को जगाना चाहते थे, ठीक है. एक बात और बता दूं, इसी कल्चरल रेवोल्यूशन से या फिर ये माओ जेडोंग के पॉलिसीज से हमारे इंडिया के नक्सलाइट्स यानी कि नक्सल मूवमेंट वाले भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. बेसिकली यंग स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जिनको कि रेड गार्ड्स कहा जाता था, और यही हर जगह पे फैलाया करते थे माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को या फिर कम्युनिज्म को. लेकिन बाद में चल के ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा करने लगे और लोगों को मारने पीटने लगे. तो इसी के चलते यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी को बुलाना पड़ा था, और इसी सारे मतलब डिस्प्यूट के चलते 1969 में इसको वापस ले लिया गया था. इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहा बिकॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और लॉस ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ था. सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ चाइना. मेनली हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले जब 1949 में PRC फॉर्म हुआ तो उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, उन प्रॉब्लम्स को माओ जेडोंग कैसे टैकल करते हैं, ठीक है. कम्युनिज्म को एस्टेब्लिश करके फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाते हैं, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के थ्रू क्या क्या एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, और कैसे सोवियत एड चल रहा था, लेकिन बाद में चल के क्यों आखिर 60 में स्प्लिट आया. देन हमें देखना है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1958 का, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था, और इसके थ्रू कम्यून्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि बहुत लार्ज यूनिट्स थे पहले के कलेक्टिव फार्म से भी, ठीक है. और इनमें कैसे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही थी, वो हमें याद रखना है, और इसके क्या लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो भी हमें देखना होगा. क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, दैट इज द डीकोलोनाइजेशन इन घाना. तो अब एशिया हो गया, अब अफ्रीका पे हम लोग आ रहे हैं.
तो अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं घाना की कहानी कि कैसे यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन होता है, यानी कि ब्रिटिशर्स घाना को छोड़ के जाते हैं और इसका इंडिपेंडेंस होता है। और इंडिपेंडेंस के बाद क्वामे नक्रुमा का डिक्टोरियल रूल आता है, जिसके वजह से उनको यहाँ पे पावर से हटा दिया जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसे लिख के तो समझ नहीं सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाएगा फिर एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग यहाँ पे बुक में जो भी दिया है उसको रीड आउट करेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बताऊंगा। जर्नली अब जितना भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ना वो सब फैक्चुअली है, आप लोगों को रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। लाइक डेट्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट डेट्स दिए हैं, वो आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन सा देश कब आज़ाद हुआ था। एमसीक्यू में पूछ सकता है। Background. For a long time, the European countries were active for possessing African countries, mainly for commercial purposes. During the scramble for Africa in the late 19th century, Britain and France had largest holdings, but Germany, Spain, Italy, Belgium, and Portugal had also colonies there. यानी कि कहा यह जा रहा है कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा ईगर थी टू कंट्रोल द अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज जो अफ्रीकन लोग थे वो डेवलप नहीं थे, गरीब थे, इलिटरेट थे, उनको कंट्रोल करना आसान था। लेकिन जो अफ्रीकन नेशंस थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज हो गया या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। मतलब अफ्रीका वॉज अ रिच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, और उन्हीं को एक्सप्लॉइट करना था इन यूरोपियन नेशंस को। तो यहाँ पे कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, और मेनली कौन कौन सी इंपीरियल कंट्रीज थी, ब्रिटेन और फ्रांस का ज़्यादा कंट्रोल था, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, पोर्चुगल भी अपना अपना कंट्रोल ले रखी थी। As a result of colonialism, Africa lost not only its sovereignty but also its natural resources like gold and rubber. यानी कि सॉवरेनिटी तो गई ही, यानी इनके पास जो सुप्रीम पावर था, अथॉरिटी था, वो तो इनका चला ही गया, साथ ही साथ इनका जो नेचुरल रिसोर्स था जैसे कि गोल्ड और रबड़ वो भी चला गया। फॉर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली इंटरवीन्ड इन द अफेयर्स ऑफ कोस्टल अफ्रीका in 1821, बहुत इंपॉर्टेंट है, in 1821 British government took control of the Gold Coast possession from a private African company of merchants of America। यानी कि एक अमेरिका का कंपनी था, प्राइवेट अफ्रीकन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, उनसे जो ब्रिटिश सरकार थी वो गोल्ड कोस्ट का पोजीशन ले लेती है 1821 में। यानी कि 1821 में पहली बार जो गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट यानी कि बाद में चल के इसी का नाम घाना हो गया था, ब्रिटेन के पास आ गया था, ठीक है, याद रखना। और इसको गोल्ड कोस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा थे। सो नाउ इन 1844 कुछ सालों के बाद ही फांटी, द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द कोस्टल पीपल रूलर्स, signed an agreement with the British. This became the legal stepping stone to the colonial status for the coastal area। यानी कि 1844 में जो फांटी रूलर्स थे उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया, और ये लीगल कंट्रोल फिर ब्रिटिश का आ गया था गोल्ड कोस्ट के ऊपर। Then Ashantis who lived in the central Ghana led a number of incursions यानी कि attacks which threatened commercial interest of Britain। यहाँ पे एक ट्राइब था, एक टाइप से कह सकते हो, अशांतीज नाम का, और अशांतीज का ही यहाँ पे अटैक हो रहा था ऑन द ब्रिटेन, जो कि सेंट्रल घाना में रहते थे। द ब्रिटिश फोर्सेस फॉट अ नंबर ऑफ बैटल्स विद अशांतीज एंड अल्टीमेटली अशांती lost power and prestige in the Gold Coast during 1920s. Britain introduced indirect rule to tradition authority. During the Second World War, the British African colonies fought for allies against the Axis power। मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ाते टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं। वर्ल्ड वॉर इसलिए कहते हैं बिकॉज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था सारी की सारी वर्ल्ड की कंट्रीज का इन दिस वॉर।
ठीक है। और इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे था? तो यहाँ पे जो इंपीरियल कंट्रीज थी उनकी कॉलोनीज ने इंपीरियल कंट्रीज के बिहाफ पे लड़ाई की थी, यानी कि जबरदस्ती ब्रिटेन ने अपने कॉलोनीज को इंगेज कर दिया था इन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी और इटली। तो अफ्रीका में यहाँ पे जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी इंक्लूडिंग घाना, यहाँ पे जर्मनी से इटली से लड़ रही थी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ऑफ कोर्स इससे उनके वेल्थ में बहुत ज़्यादा लॉस तो देखने को मिला ही था घाना के वेल्थ में, क्योंकि हमारा तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी नहीं जर्मनी इटली इन सब के साथ, लेकिन ब्रिटेन के लिए यहाँ घाना को, केन्या को, या फिर जितने भी अफ्रीकन कॉलोनीज थे या फिर एशियन कॉलोनीज थे उनको लड़ना पड़ रहा था, इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ आफ्टर दैट देयर वाज वन प्रोविजन फॉर द ऑटोनॉमी टू द इम्पार्शियल कॉलोनीज, यानी कि जो अटलांटिक चार्टर आया था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही 1941 में, इसमें जो यूनाइटेड नेशन को फॉर्म करने की बात तो की ही गई थी, उसी के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन इन सब ने ये भी एग्री किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं आज़ादी दी जाएगी अफ्रीकन या फिर एशियन कॉलोनीज को। But after the Second World War, the US and the African colonies put pressure on Britain to abide by the terms of Atlantic Charter. But Churchill introduced the charter to the parliament. He purposely mistranslated the colonies' recently captured countries like Germany in the order to get it passed. यानी कि अटलांटिक चार्टर के टर्म्स को विंस्टन चर्चिल ने मैनिपुलेट कर दिया और कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ तो खास लिखा नहीं था। तो अपना जो कंट्रोल था ब्रिटेन ने जारी रखा था ऑन टू दीज अफ्रीकन कॉलोनी, जिनकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ गया था। और इसी के बाद से हमें ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को मिले थे इन दीज कंट्रीज, और फिर इसी की वजह से यहाँ पे ब्रिटेन उन मूवमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाया था, बिकॉज वो खुद इकोनॉमिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवास्टेट हो गया था। तो वो कैसे इन लोगों को पोजेस कर पाता और आज़ादी देके फिर निकल लिया। After the Second World War, African nationalism spread rapidly because more and more African students were educated in Britain and USA. There they felt the pinch of racial discrimination. Colonialism was seen as the humiliation and exploitation of the blacks by the white community. Naturally, after returning from abroad, they agitated for independence and withdrawal of the कॉलोनियल रूल। यानी कि अब धीरे धीरे जो अफ्रीका का यूथ था वो कॉलोनिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। क्यों? बिकॉज अब वो एजुकेटेड हो गए थे, वो बाहर के फॉरेन कंट्रीज से पढ़ के आ रहे थे और फिर अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे। ये लोग जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। बिकॉज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टार्टिंग से ही जो गोरे थे यानी कि वाइट्स थे, वो ब्लैक्स के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको एज अ स्लीव ट्रीट किया करते थे। ये वाली चीज़ अच्छे से हम लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि वाइट का डोमिनेशन रहता था हमेशा ब्लैक्स के ऊपर। ठीक है, वो उनको हमेशा इंफीरियर कंसिडर करते थे। वही चीज़ तो हम इंडियंस के साथ भी उन्होंने की थी। फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द घाना इन द गोल्ड कोस्ट इन 1920s व्हेन ब्रिटेन इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट रूल टू ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, ऑपोजिशन ऑफ द नेशनलिस्ट बिगेन। यानी कि 1920s में जब ब्रिटिश ने इनडायरेक्ट कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश कर दिया था, तभी से नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपोज करना चालू कर दिया था इनके अथॉरिटी को। ड्यूरिंग 1940s यानी कि 1940s में मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम, यानी कि मूवमेंट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा फॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर पुलिस ओपन फायर इन अकरा द कैपिटल ऑफ घाना। देखो अकरा ये कैपिटल था घाना का, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे नेशनलिस्ट के द्वारा, उनके ऊपर पुलिस ने, ऑफ कोर्स ब्रिटिश पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। इसके वजह से लोग तो गुस्सा होंगे ही जब आप जनता के ऊपर फायरिंग करोगे तो। दे वर कैरिंग पीसफुल पेटिशन टू गवर्नर टू सीक रिड्रेस ऑफ देयर ग्रीवियंसेस। यानी कि लोग पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे एकरा में, लेकिन इस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग कर दी। तो इस वजह से यहाँ पे ड्यूरिंग दिस टाइम जोसेफ डंक्वा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जोसेफ डंक्वा, एंड अदर लीडिंग नेशनलिस्ट फाउंडेड द यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन UGCC in August 1947 and invited Kwame Nkrumah to lead the campaign for representative self-government.
यानी कि अब यहाँ से सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की बात होने लगी, लोगों को अब यहाँ पे सेल्फ रूल चाहिए था ब्रिटिशर से, और इस वजह से यहाँ पे 1947 में, तुम लोग याद रख सकते हो कि इसी टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 में यूजीसीसी यानी कि यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन फॉर्म होता है बाय दी जोसेफ डेंको एंड अदर लीडिंग लीडर्स, और वो लोग क्वामे नक्रुमा को इन्वाइट करते हैं ताकि वो इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। So, Nkrumah and Dankwa were ultimately arrested and jailed after the troops fired on demonstrators and riot erupted consequently in 1948। यानी कि एक तो फायरिंग की ही, और फायरिंग करने के बाद 1948 में इन सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया। फिर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 1949 में क्वामे नक्रुमा फॉर्म करते हैं कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी सीपीपी। कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी सीपीपी organized workers and farmers for the first time in the mass movement for independence। तो 1949 में जब क्वामे नक्रुमा जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी फॉर्म करते हैं, और ये जो पार्टी थी वो वर्कर्स और पीजेंट्स को मूवमेंट में इंक्लूड करती है। वर्कर और पीजेंट क्योंकि आम जनता थी, इस वजह से जो मूवमेंट था वो अब मास लेवल का बन चुका था। ठीक है, जैसे गांधी जी ने वर्कर्स पीजेंट सबको इंक्लूड किया था ना, और मास मूवमेंट बना दिया था, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था। करेक्ट कर सकते हो। So a new constitution was proposed by Nkrumah to provide direct election by universal adult franchise, but this was opposed by the National Liberation Movement (NLM) led by Kosi Busia। स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफी है, सॉरी कोफी है, कोसी नहीं है, बुसिया। ऐसे नाम है ना कि प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। तो ये है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, इन्हीं के अंडर था, या फिर नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी कह सकते हो इसको। नाउ LMF यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट अपोज्ड CPP फॉर इट्स लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स। The LMF now wanted to establish a federal state with regional governments while CPP advocated a unitary state। डिस्प्यूट किस बात पे हुआ कि NLF इनके अंडर जो था वो चाह रहा था कि फेडरल स्टेट बने। ठीक है, जो घाना है वो फेडरल हो, यानी फेडरल का मतलब आप लोगों को तो पता है ना कि पावर कंसंट्रेटेड ना हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि जो ट्राइबल चीफ्स हैं, हर एक ट्राइबल चीफ को यहाँ पे अपनी अपनी ऑटोनॉमी मिले, अथॉरिटी मिले। लेकिन यहाँ पे CPP क्वामे नक्रुमा की पार्टी क्या चाहती थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी, यानी कि जो पावर है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में रहे। लेकिन फिर बाद में another constitution was approved in 1954 establishing a cabinet comprised of African ministers that were drawn from an all African legislature chosen by direct election। यानी कि फाइनली जो 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसको अप्रूव किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यहाँ पे अफ्रीकन लेजिस्लेचर में अफ्रीकन मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं अब। ठीक है, यानी कि सिर्फ अब ब्रिटिशर्स नहीं रहते हैं। इन द इलेक्शन कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी won the majority seat in the new legislative assembly। यानी कि ये वाली जो पार्टी थी CPP वो इलेक्शंस में जीत जाती है, लोग इनको सपोर्ट करते हैं। एंड फिर प्राइम मिनिस्टर क्वामे नक्रुमा's गोल्ड कोस्ट गवर्नमेंट issued a white paper containing proposals for Gold Coast independence in 1956। British government now agreed for independence when majority British residents voted for unification with an independent Gold Coast। And then on 6th March 1957, the state of Ghana, named after the medieval West African Empire, became an independent country with the Commonwealth of Nations। ठीक है, यहाँ पे 6 मार्च को 1957 में जो गोल्ड कोस्ट है यानी कि घाना, उसका नाम रख दिया जाता है, आज़ादी दे दी जाती है। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? क्वामे नक्रुमा। क्यों? बिकॉज CPP जो है वो इलेक्शंस में जीत गई थी। ठीक है, AC ने प्रपोज किया था ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर्स मान जाते हैं बिकॉज लोग भी जो थे इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। और घाना नाम क्यों रखा गया था? बिकॉज घाना कोई मेडिवल वेस्ट अफ्रीकन एम्पायर का नाम था। ठीक है, नाउ रूल ऑफ नक्रुमा 1957 से 66 तक चलता है। अब इनके टेन्योर में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और कैसे इनका डाउनफॉल होता है वही हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। Nkrumah was the first prime minister of the Ghana। He was born in 1909 and became a teacher। ये उतना important नहीं है, बस मैं रीड कर देता हूँ। He completed his Bachelor of Arts यानी कि BA इन्होंने किया था in 1939 and MA in Philosophy in 1942 from the University of Pennsylvania। ये कैसा नाम है?
आप लोग देख सकते हो, बुक में दिया है। He returned to London and founded the West African National Secret to work for the decolonization of Africa. He was a socialist in outlook and wanted to industrialize the country for better living conditions of people. यानी कि ये चाहते थे कि जो कंट्री है उसमें लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमी का ग्रोथ हो कंट्री के। एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट नुकुरमा फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किया। सबसे पहले फर्स्ट टू लर्न हाउ टू गवर्न, यानी कि इनको पहले तो गवर्नेंस सीखना था कि ये पूरे कंट्री को गवर्न कैसे करें। सेकंड, हाउ टू यूनिफाई द 4 टेरिटरीज ऑफ गोल्ड कोस्ट, यानी कि उस टाइम पे जो गोल्ड कोस्ट था ना, मान लो ये पूरा गोल्ड कोस्ट है, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। अब इन चारों हिस्सों को मिला के ही तो नाम रखा गया घाना बाद में, तो इन चारों हिस्सों को मिलाना भी एक बड़ा टास्क था। जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वैसे ही फिर यहाँ पे तीसरा चैलेंज क्या था? टू विन हिज नेशंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इनको यूके से यानी ब्रिटेन से आज़ादी भी तो चाहिए थी। तो यही चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे थे। देन नुकुरमा वाज सक्सेसफुल एट ऑल 3 गोल्स, यानी कि वो सबसे पहले तो गवर्न करना भी सीख जाते हैं, ठीक है, लोगों का सपोर्ट भी उनको मिलता है, यूके से यानी ब्रिटेन से वो आज़ादी भी ले लेते हैं, और ये जो 4 टेरिटरीज थी गोल्ड कोस्ट की उनको मिला के घाना भी बना देते हैं। देन on 6 March 1957 he declared Ghana independent. The country became a Commonwealth land. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिपेंडेंस दे रहा था अपनी कॉलोनीज को, वो अपने कॉमनवेल्थ फॉर्म किया था, उनमें ऐड कर दे रहा था इनको, ठीक है, कॉमनवेल्थ में। तो ये सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ का पार्ट बन जा रही थी, एक टाइप से ब्रिटेन के साथ जो अपना इतने सालों का रिलेशन था उनको मेंटेन करने के लिए। Ghana sovereignty to a union of African states. The constitution was rectified and Nkrumah was elected president of the country. Under his leadership, the country adopted some socialist policy. अब यहाँ पे हम लोग मेनली क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे क्वामे नक्रुमा के वो देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स में तुम लोग लिख लो, अपने नोट्स में बना लो। क्रिएटेड अ वेलफेयर सिस्टम, क्योंकि ये सोशलिज्म को फॉलो करते थे तो इन्होंने वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश किया। देन सेकंड पॉइंट, मेन एक्सपोर्ट ऑफ घाना वाज कोकोआ एंड इट्स प्रोडक्शन डबल्ड, यानी कि जो कोकोआ था, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है ना, कोकोआ का प्रोडक्शन डबल हो गया था इनके टेन्योर में, और डबल होने की वजह से एक्सपोर्ट जो है कोकोआ का बढ़ गया था, यानी कि घाना से दूसरे कंट्रीज में कोकोआ जाता था और फॉरेन इनकम जो है वो आता था। थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड कैटल ब्रीडिंग एक्सपेंडेड रैपिडली, यानी कि जो फॉरेस्ट्री था, फिशिंग था, कैटल ब्रीडिंग था, ठीक है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से एक्सपैंड हुआ। चौथा, कंट्रीज मॉडेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एंड बॉक्साइट्स वर इफेक्टिवली एक्सप्लॉइटेड, यानी कि घाना के अंदर गोल्ड के और बॉक्साइट के बहुत सारे डिपॉजिट पाए जाते थे, उनको सरकार ने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट, अ डैम ऑन वोल्टा रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया वोल्टा रिवर के ऊपर, ठीक है, वोल्टा रिवर के ऊपर, वोल्टा रिवर के ऊपर डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसिंग इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर पीपल, यानी कि 2 कामों के लिए इस डैम को बनाया गया था वोल्टा रिवर के ऊपर। सबसे पहले इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, ताकि यहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिल पाए। Then government funds were also spent for village projects in which the village people build roads. ये next point है कि जो government funds हैं वो spend किए गए village projects के ऊपर, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो village के लोग हैं उनके लिए रोड बनाया जा सके, स्कूल बनाया जा सके, ठीक है, उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जा सके और उनको एजुकेशन का लाभ प्रोवाइड किया जाए। यानी कि 4 चीज़ें की गई। सबसे पहले तो विलेज पीपल को रोड बना के दिया गया, स्कूल बना के दिया गया जिससे कि एजुकेशन बढ़े, और फ्री हेल्थ केयर उनको दिया गया। क्लियर है? नुकुरमा गेंड प्रेस्टीज इंटरनेशनली, ये अगला कंट्रीब्यूशन है इनका कि जो नुकुरमा है इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत पॉपुलर होते हैं। क्यों? ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द पैन अफ्रीकन मूवमेंट। पैन अफ्रीकन मूवमेंट, अब देखो ये वर्ड बहुत बार तुम लोग सुनोगे, पैन। पैन का मतलब होता है एंटायर, पैन का मतलब होता है एंटायर, ठीक है।
अब पैन अफ्रीकन मूवमेंट क्या था? पैन अफ्रीकन मूवमेंट का मतलब था कि ये अफ्रीकन यूनिटी पे बिलीव करते थे। जितने भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज थे वो सबको ये यूनाइट करके रखना चाहते थे, ठीक है, ताकि ये लोग जब यूनाइटेड रहेंगे तो इनके साथ कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। He also supported the Organization of African Unity, which was set up in 1963 for maintaining foreign links with the USSR and China. तो ये भी तुम लोग देख सकते हो कि कोल्ड वॉर में नुकुरमा किसको सपोर्ट कर रहे थे? यूएसएसआर और चाइना को, यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज को, ठीक है। ये सेकेंड पावर ब्लॉक के साथ जुड़े हुए थे। OAU का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि 1963 में फॉर्म हुआ था, यहाँ मैंने लिख रखा है। देन व्हाई वाज नुकुरमा ओवरथ्रोन, यानी कि डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस थे? Nkrumah tried to introduce industrialization very quickly, and for this he borrowed huge amount of capital from abroad, hoping to balance the budget from increased export. यानी इनको लग रहा था ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्यों ना लोन्स ले लिए जाए बाहर के कंट्रीज से, और उन लोन्स को हम लोग बाद में भर देंगे एक्सपोर्ट्स करके, ठीक है ना, जब फॉरेन इनकम आएगा। लेकिन ये चीज़ हुई नहीं, ठीक है, इनके ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। He reasoned that if Ghana escaped the colonial trade system by reducing dependence on foreign capital, technology and material good, it would become truly independent. But a sudden fall of prices of cocoa in the world market left the country with a huge balance of payment deficit. यानी कि ऑफ कोर्स ये लोन को भर क्यों नहीं पाए? क्योंकि जो कोकोआ के प्राइसेस थे इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत तेजी से गिर गए थे, तो इनके पास फॉरेन इनकम नहीं आ पा रहा था। He was criticized that too much money had been wasted on unnecessary projects like the 10-mile stretch of motorway from capital Accra to Tema. कहा यह जा रहा है कि लोगों ने इनको एक और चीज़ से क्रिटिसाइज किया था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया था पैसे का फालतू के प्रोजेक्ट्स में। कैसे प्रोजेक्ट्स? तो यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि एक मोटरवे बनाया गया था जो कैपिटल अकरा था वहाँ से टेमा तक, TEMA तक। Nkrumah slowly adopted the parliamentary form of government in the favor of one-party system and personal dictatorship. इन्होंने धीरे धीरे करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, और ये क्या लेके आ गए थे? डिक्टेटरशिप। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे। यानी कि जो CPP थी, ये कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी, उसी का कंट्रोल ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री में बनाना चाहते थे और अपने आप को एकमात्र डिक्टेटर घोषित करना चाहते थे घाना का। दिस वॉज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल। अब होता क्या है? फ्रॉम 1958 नुकुरमा's regime became increasingly authoritarian, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्टोरियल नेचर का होने लगा था इनका रूल। आफ्टर द गोल्ड माइनर्स स्ट्राइक, यानी कि गोल्ड माइनर्स स्ट्राइक हुआ था, ऑफ कोर्स ये जो गोल्ड माइन में वर्कर्स काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक किया था 1955 में। अब स्ट्राइक के अगेंस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट ने क्या किया कि जितने भी स्ट्राइक्स थे कंट्री में उनको इनलीगल कर दिया, ठीक है, बिकॉज इन हीज ओपिनियन इट वेंट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नुकुरमा का कहना था कि अगर स्ट्राइक्स होंगे कंट्री में तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकेगा, तो इससे बढ़िया स्ट्राइक्स को ही इनलीगल डिक्लेयर कर दो। अब ये तो साफ साफ वर्कर्स के राइट्स को छीनना हो गया ना, ठीक है। Now, next, not only that, he introduced Preventive Detention Act. Preventive Detention Act भी इन्होंने लाया। आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई होगा इसको। Preventive Detention का मतलब होता है कि किसी भी सस्पेक्ट को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर देना, ठीक है, मतलब उसने कोई क्राइम कमिट किया भी नहीं है लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सस्पेक्ट है, उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है। यानी कि जितने भी इनके अपोजिशन में लीडर्स थे या फिर लोग थे, नुकुरमा ने उन सबको अरेस्ट करवा दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से। To suppress his opponents, thus prisoners were often held without trial. The Detention Act soon made his administration very much unpopular. Some of his associates used the law to arrest innocent people to capture their business assets. Nkrumah advisors became reluctant to question policies for fear that they might be seen as opponents. फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, when the railway workers went on strike in 1961, Nkrumah ordered the leaders of the strike and opposition leaders to arrest under the Trade Union Act of 1958। जो रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे 1961 में, उनको भी अरेस्ट करने का यहाँ पे ऑर्डर दे दिया नुकुरमा ने, ये कह के कि ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत स्ट्राइक्स इनलीगल हैं।
He justified his actions on the ground that the opposition parties were based on tribal differences, were not constructive and wanted more powers in their own areas. यानी कि इन्होंने कहा कि opposition party जो है वो सिर्फ अपने benefit को देखते हैं, इनको country से कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम इनको arrest करा रहे हैं. Moreover, they had no experience of working in a parliamentary system. Now, सबसे important point 1964 में 1964 में क्या होता है? He amended the constitution which made CPP the only legal party and Nkrumah the president for life of both nation as a party. 1964 में क्वामे नुकुरमा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द घाना को अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट से क्या लाया कि जो सीपीपी है, कन्वेंशन पीपल पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लीगल पार्टी होगी कंट्री की, और जो क्वामे नुकुरमा है वो लाइफ टाइम के लिए, यानी जब तक वो जिंदा हैं, वो पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहेंगे और कंट्री के भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे. ठीक है. Ghana now became one party state since independence. The amendment thus transformed Nkrumah's presidency into a de facto legal dictatorship. यानी कि अब de facto control आ गया था Nkrumah का, लोगों का नहीं सुना जा रहा था. The opposition leaders were arrested and imprisoned for up to 5 years without trial. Even the most respected opposition leader Joseph Dankwa, याद है ना Dankwa, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, इतने रिस्पेक्टेड लीडर को, एंड वो प्रिजन में ही मर गए थे. इसके वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे नुकुरमा से. In 1964, all parties except Nkrumah's own party were banned and even within his own party no criticism was allowed. यानी कि सारी opposition parties को इन्होंने बैन कर दिया और खुद की पार्टी में भी इन्होंने ये कह दिया कि कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है. Henceforth, he began to build up his image as a father of a nation. अपने आप को father of nation कहने लगे थे. Nkrumah wanted Ghana to have modern armed forces, so he acquired aircraft and ship and reduced conspiration. He also gave support to rebels fighting against the government of Zimbabwe, which had declared independence from Britain in 1965. क्योंकि ये पैन अफ्रीकिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि अफ्रीका को सपोर्ट करते थे, इस वजह से इनको पूरे तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था, इंपीरियल कंट्रोल्स को ख़त्म करना था. तो इन्होंने 1965 में सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था जिम्बाब्वे को. ठीक है ना, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ. जिम्बाब्वे एक कंट्री थी ब्रिटेन के अंडर, उसको सपोर्ट किया था और फाइनली उसका इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 65 में. तो नुकुरमा जो थे वो कंट्री की जो आर्मी थी, जो वेपनरी थी, वो बढ़ा रहे थे. एंड फाइनली फॉल ऑफ नुकुरमा इन 1966. क्यों? रीजंस मैंने आपको बता दिए. अब कैसे फॉल होता है? All these and the fact that he had acquired huge amount of personal fortune through corruption was too much for आर्मी. यानी कि अब आर्मी इनसे बिल्कुल परेशान हो गई थी. क्यों? बिकॉज ये करप्ट भी बहुत थे, अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे. ऑन 24 फरवरी 1966, यानी कि फरवरी के महीने में 1966 में, वाइल ही वॉज ऑन अ स्टेट विजिट टू नॉर्थ वियतनाम एंड चाइना, जब ये नॉर्थ वियतनाम और चाइना गए थे, हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन इन अ मिलिट्री कूप लेड बाय इमानुअल क्वासी कोटाकक. इमानुअल क्वासी कोटाकक. ठीक है, इमानुअल क्वासी कोटाकक एंड द नेशनल लिबरेशन फ्रंट. मैंने आपको इस पार्टी का नाम पहले भी बताया था ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट. ये लोग मिलके इनकी सरकार को हटा देते हैं पावर से. नुकुरमा नेवर केम बैक टू घाना, और नुकुरमा डर के मारे वापस घाना आए ही नहीं. ही लिव्ड इन एक्साइल इन ग्विनिया एज अ गेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. एज हिज हेल्थ वाज डिटेरियोरेटिंग, नुकुरमा वेंट टू Romania for medical treatment and there he died in 1972 at the age of 62. ठीक है, 1972 में इनका डेथ हो जाता है. This was the whole story of Ghana. Let me do a क्या होता है घाना में. सबसे पहले तो ये जो घाना था, गोल्ड कोस्ट इसका पहले नाम था, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था. लेकिन फिर 1940s में जब एक्रा यानी कि इसके कैपिटल में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग होती है, जो मूवमेंट है वो मोमेंटम गेन कर लेता है, जिसके बाद से हम लोग को देखने को मिलता है कि सारे लीडर्स मिलके यूजीसीसी बनाते हैं. ठीक है, और नुकुरमा जब आते हैं तो वो यहाँ पे 1949 में
CPP कन्वेंशन पीपल पार्टी भी फॉर्म करते हैं। फिर इसी पार्टी के थ्रू वो वर्कर्स और पीजेंट्स का सपोर्ट लेते हैं, देश को आज़ाद करते हैं। और ये जो घाना है वो 6 मार्च 1957 में फॉर्म होता है, ब्रिटिश से आज़ाद होकर कॉमनवेल्थ का मेंबर बन जाता है। फिर जो नुकुरमा थे उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखे, वोल्टा रिवर के ऊपर डैम बनाना हो गया, कोकोआ का प्रोडक्शन डबल करना हो गया एंड मेनी मोर डैट। लेकिन उसके बाद ये एक और चीज़ करते हैं डैट ये पैन अफ्रीकिज्म को फॉलो करते थे, इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी सारे अफ्रीकन नेशंस के साथ मिलकर बनाते हैं इन 1963, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर इनका डाउनफॉल होता है 1966 में, एक कूप के थ्रू फरवरी के महीने में इनको हटा दिया जाता है बाय दी इमानुअल क्वासी कोचक्का एंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और फिर ये वापस नहीं आते और 1972 में इनका डेथ हो जाता है। क्यों इनको हटाया गया था? बिकॉज ये डिक्टोरियल इन नेचर हो रहे थे, अथॉरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपने पार्टी को एकमात्र लीगल पार्टी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया था, ट्रेड यूनियन एक्ट लाया था और स्ट्राइक्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था कंट्री का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर केन्या का डीकोलोनाइजेशन। What was the conflict and the independence? सबसे पहले बैकग्राउंड। After the end of Second World War, decolonization movement started in Africa. African nationalism spread rapidly after 1945. A number of Asian and African had left their homelands to fight in the Allied armies. ये मैंने already आपको बताया. They saw the contrast between the primitive conditions of Africa and the relatively comfortable conditions they experienced as a member of armed forces. This created a न्यू फीलिंग अमॉन्ग्स देम, यानी कि उन्होंने देखा कि कितना लेविश लाइफस्टाइल ये यूरोपियन जीते हैं। ऑन द अदर साइड, मोर एंड मोर अफ्रीकन्स वर बीन एजुकेटेड इन ब्रिटेन एंड द USA, वेयर दे लेफ्ट द पिंच ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मैंने घाना के पढ़ाते टाइम भी ये बोला था कि यहाँ पे अब लोग एजुकेटेड हो रहे थे तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो रहे थे। They felt colonialism as humiliation and exploitation of blacks by the whites. There were outside pressure on the colonial powers to give up their empires, यानी कि अब colonization को ख़त्म करो, ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था by mainly USA, USSR, जो newly emerged super powers थे। The government of Britain was willing to allow independence and believed that they would be able to exercise control over the new states through Commonwealth. This economic control through Commonwealth was known as new colonization. ब्रिटेन जो है सोचता है कि हाँ ठीक है, जब सब कह ही रहे हैं इतना तो आज़ादी दे देते हैं, लेकिन आज़ादी तो देंगे लेकिन इनको कॉमनवेल्थ का पार्ट बना लेंगे। अब कॉमनवेल्थ का पार्ट बना के इनके ऊपर इनडायरेक्ट इकोनॉमिक कंट्रोल बनाएंगे। और ये जो चीज़ ब्रिटेन कर रहा था इसी को कहा गया न्यू कोलोनाइजेशन, यानी कि एक नए प्रकार का कोलोनाइजेशन। ठीक है, हमारा इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी वो वाले कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है जिसके ऊपर ब्रिटेन जो है वो इकोनॉमिक कंट्रोल बनाता है। हम लोग यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ एम्परर ऑफ आवर कंट्री। ये चीज़ याद रखना, हम लोग रिपब्लिक हैं, यानी हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कि इलेक्टेड होता है। ठीक है, चलो आगे देखें तो ग्रेजुअली मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस बिकेम वाइड स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और उन्हीं में से एक है प्रॉब्लम इन केन्या। अब यहाँ पे 1962 में एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था कानू का, यानी कि केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन का, एंड काडू का, यानी कि केनियन अफ्रीकन डेमोक्रेटिक यूनियन का। दो पार्टीज थी केनिया में, कानू, काडू, ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखना, केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन, केनियन अफ्रीकन डेमोक्रेटिक यूनियन। ठीक है, तो केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन जोमो केन्याट्टा की पार्टी थी जो कि आगे चल के पावर में आते हैं, और केनियन अफ्रीकन डेमोक्रेटिक यूनियन जो थी वो यहाँ पे फेडरल स्टेट को फॉर्म करना चाहती थी। फिर से वही घाना वाली कहानी। ये जो कानू थी केन्याट्टा की पार्टी, वो यूनिटरी स्टेट को फॉर्म करना चाहती थी। ठीक है, यानी कि जो पावर है वो कंसंट्रेटेड रहे, लेकिन जो ये केनियन अफ्रीकन डेमोक्रेटिक यूनियन थी, ऑपोजिशन इनकी, वो फेडरल स्टेट को फॉर्म करना चाहती थी, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, सारे ट्राइब्स के पास पावर हो। Elections were held in May 1963. Kanu then got majority in Senate and House of Representatives. Kenya then got internal self-government with Jomo Kenyatta as president. तो ये बेसिकली पहले ही बैकग्राउंड आप लोग को बता दिया गया कि केन्या में क्या हुआ था। सॉरी, यहाँ पे है केन्या। जो जोमो केन्याट्टा थे
यानी कि केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन पार्टी के, जो पार्टी यहाँ पे किकुयू ट्राइब को सपोर्ट करती थी, किकुयू ट्राइब को सपोर्ट करती थी। और किकुयू ट्राइब को क्यों सपोर्ट करती थी? बिकॉज जोमो केनियाट्टा खुद किकुयू ट्राइब से थे और यहाँ पे वो लोग सेंट्रलाइजेशन यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते थे, लेकिन इनका ऑपोजिशन जो केनियन अफ्रीकन डेमोक्रेटिक यूनियन थी वो फेडरल स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन ये इलेक्शंस में नहीं जीतते हैं, इलेक्शंस में केनियाट्टा जीतते हैं और वो पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं केनिया के। केनिया का अगर हम लोग स्टोरी बात करें कैसे चलता है तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। 1947 केनियाट्टा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ केनियन अफ्रीकन यूनियन, एक पार्टी थी केनियन अफ्रीकन यूनियन पार्टी, और ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1944 में। और इसी पार्टी का यहाँ पे प्रेसिडेंट बाद में चल के जोमो केनियाट्टा बनते हैं, ठीक है। 1947 में कब बनते हैं? 1947 में, 1947 में प्रेसिडेंट बनते हैं। देन ही टूर्ड द कंट्री, यानी कि टूर लेते हैं पूरे कंट्री में, एंड लेक्चर्ड कमेंडिंग idleness, robbery, urging hard work and campaign for the return of land given to the white settlers and independence within the 3 years। यानी कि केनिया में ना जो लैंड था वो वाइट सेटलर्स के पास ही था, जो वाइट्स थे उन्हीं के पास था। जो ये केनियंस थे, ठीक है, जनरली ब्लैक थे, उनके पास लैंड राइट्स नहीं थे, तो वही ये कहते हैं कि हमें भी लैंड राइट चाहिए। इन द मीन टाइम माओ माओ रेवेलियन स्टार्टेड, माओ माओ रेवेलियन स्टार्ट हो जाता है केनिया में अगेंस्ट द ब्रिटिश कंट्रोल, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है 1952 में। माओ माओ रेवेलियन जो है वो 1960 तक चलता है। This was a radical anti-colonial movement engaged in rebellion against Kenya's British rulers, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे एक वायलेंट मूवमेंट था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, जिसमें कि वेपन्स का यूज किया जा रहा था बाय दीज प्रोटेस्टर्स या रेवोल्यूशनरीज कह सकते हो। देन जोमो केनियाट्टा वाज प्रेजेंट टिल 1959। इमरजेंसी वाज टेकन बैक इन 1960 जब माओ माओ रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया गया। There developed a strong public demand for release of Kenyatta. Then he was released from the jail in 1961, और 1961 में बाहर आने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो एग्री कर जाते हैं दैट केनिया वुड गेन इंडिपेंडेंस। और फिर इसके पहले मैंने कहानी बताई ही थी कि कैसे इलेक्शन सब होता है। और 12 दिसंबर को 1963 में 12 दिसंबर को 1963 में केनिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और बन जाता है कॉमनवेल्थ मेंबर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ है वो हेड ऑफ स्टेट बन जाती है। वही मैं कह रहा था, न्यू कॉलोनिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट, वो ब्रिटेन का एम्परर ही रहेगा, वो ब्रिटेन का एम्परर ही रहेगा कॉलोनियल कंट्री में। आज़ादी तो मिल गई घाना, केनिया या फिर जो भी कंट्रीज हैं, लेकिन उनका खुद का हेड ऑफ स्टेट नहीं रहेगा। उन लोग को हेड ऑफ स्टेट किसको मानना होगा? एम्परर ऑफ ब्रिटेन को। जैसे उस टाइम पे केनिया ने किसको माना हेड ऑफ स्टेट? क्वीन एलिजाबेथ II को, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। In 1964, Kenya became a republic and constitutional changes further centralized the government। लेकिन बाद में चल के ये भी रिपब्लिक हो जाता है। Thus elected by National Assembly, Kenyatta became head of the state, head of government and head of the armed forces। Thus Kenyatta automatically became president। His policy was that of continuity and gradual administration of the government। Kenya was a difficult area to deal with because there was a huge number of white settlers who were strongly opposed to the black majority rule। जो white settlers वहाँ रहते थे, जिनके पास लैंड था केनिया में, वो ब्लैक मेजोरिटी रूल के खिलाफ थे, यानी उनको नहीं चाहिए था कि कोई ब्लैक्स उनके ऊपर रूल करे। They were not in mood to negotiate with the African nationalist leader Jomo Kenyatta and his Kenyan African Unity Party (KAU). They were determined to prolong white settler rule. Thus, the white settlers started the policy of confrontation, which they thought would easily destroy the African Party। यानी कि वो अब इनके खिलाफ हो गए थे। The British government was in the great pressure from the both sides because the white settlers were backed by the certain big businesses houses of Britain। यानी कि ब्रिटेन फंस गया कि हम व्हाइट सेटलर्स के साथ दें या इन ब्लैक्स के साथ दें, तो व्हाइट सेटलर्स कहीं ना कहीं हमारे ही मेंबर हैं, ठीक है, हमारे ही लोग हैं। KAU was able to make little progress because British allowed only 6 Africans to join Legislative Council of 54 members। तो black majority rule तो establish नहीं हो पाया। In this situation, the impatient and agitated Kenyan people started terrorist attacks on European-owned farms organized by Mau Mau secret society, whose members were mainly Kikuyu tribes, who had been deprived of the much of their best lands by the white settlers। State of emergency, वही सारी चीजें वापस रिपीट करी गई।
1952 में लगाई गई थी। केन्याट्टा और बाकी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और इनको कई सालों तक जेल में रखा गया था। ब्रिटिश अथॉरिटी कमिशन्ड ह्यूज फोर्स टू सप्रेस द टेररिस्ट एंड ओवर नेक्स्ट 8 years 10,000 अफ्रीकन्स वर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। माओ रेबेलियन को सप्रेस करते टाइम। अब यहाँ पे जोमो केन्याट्टा के टेन्योर की बात करें तो 1963 से यानी कि केन्या की आज़ादी से लेकर 1978 तक चलता है, इनके डेथ तक। In spite of bad treatment by the British, Kenyatta allowed the whites to stay there provided they look Kenyan citizenship। यानी कि इन्होंने अलाउ किया कि हाँ जो white settlers हैं वो यहाँ पे अभी भी रह सकते हैं, citizenship केन्या का ले सकते हैं। The British government bought out the white settlers who were not willing to stay there and mostly left Kenya। यानी कि जो white settlers नहीं रहना चाहते थे black majority rule में वो वहाँ से चले जाते हैं वापस ब्रिटेन। Now what was the foreign policy? Independent Kenya all through officially non-allied adopted a pro-western stance यानी कि ये वेस्ट के साथ ज़्यादा रहते हैं। केन्या वर्कड अनसक्सेसफुली फॉर ईस्टर्न अफ्रीकन यूनियन। द प्रपोजल टू यूनाइट केन्या, तंजानिया एंड युगांडा did not get approval. However, the three nations formed a loose East African Committee in 1967. East African Community in 1967 इन 3 देशों का फॉर्म होता है, लेकिन ये कोलैप्स भी कर जाता है 1984 में। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि जो जोमो केन्याट्टा है वो ईस्ट अफ्रीकन यूनिटी बनाना चाहते थे, यानी कि जो ईस्ट अफ्रीकन नेशंस है उनको यूनाइट करना चाहते थे, लेकिन ये कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो केन्या, तंजानिया और युगांडा, ये तीनों पास पास ही थे, केन्या, तंजानिया और युगांडा, इन तीनों का एक लूज यूनियन बनता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी 1967 में, लेकिन बाद में चल के कोलैप्स कर देता है 1984। ये सब फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊँ, इसी वजह से रीडिंग कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बोरिंग नहीं लग रहा हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वाला लेक्चर कैसा था। मुझे पता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी बार बार वीडियो को देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ईजी है। और हाँ, कोई डाउट्स अगर आए ना इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में वो भी पूछ सकते हो। आई एम देयर टू सॉल्व इट। केन्याट्टा ग्रेजुअली चेंज्ड फ्रॉम रेडिकल नेशनलिस्ट टू कंजर्वेटिव पोर्चुगीज पॉलिटिशियन। सबसे पहले वो क्या बन गए? पोर्चुगीज पॉलिटिशियन बन गए। पोर्चुगीज पॉलिटिशियन का मतलब ये है कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ सपोर्ट करने लगे, अब वो कॉमन पीपल के बारे में नहीं सोचते थे। इन 1969 इलेक्शन, 1969 का जब इलेक्शंस होता है तो केन्याट्टा ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। 1969 में जब इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में जोमो केन्याट्टा ने बाकी सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस केन्या बिकेम वन पार्टी स्टेट, यानी फिर से यहाँ पे भी अथॉरिटेरियनिज्म आ जाता है। इन 1970 ही अगेन बिकेम प्रेसिडेंट फॉर द फर्दर टर्म, यानी अपने आप को नुकुरमा की ही तरह ये लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एगिटेशन ऑल्सो स्टार्टेड बिकॉज द प्लांटेशंस फॉर्मली ओन्ड बाय द वाइट सेटलर्स वर ब्रोकन अप एंड गिवन टू द फार्मर्स ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब, यानी कि वाइट सेटलर्स के पास जो लैंड थी उन लैंड को सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राइब, किकुयू ट्राइब को दे दी गई, किकुयू ट्राइब को दे दी गई। ठीक है, ये बात भी याद रखना। एज अ रिजल्ट अदर ट्राइबल लीडर्स बिकेम अनहैप्पी एंड ऑपोजिशन बिकेम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। सोशल टेंशन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिसऑर्डर्स इन द सिटीज, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, पुवर्टी बढ़ रही थी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा था। द ब्लैक्स ऑल्सो एक्सप्रेस्ड देयर डिसकंटेंट एज मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस वर एंजॉयड बाय द एशियंस एंड यूरोपियंस। ड्यूरिंग दिस टाइम केन्याट्टा डाइड इन 1978 और इनका जो फाइनली अथॉरिटेरियन रूल है वो खत्म होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट थे डैनियल मोए बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, 1978 में डैनियल मोए। इसको भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो केन्या था वो भी एक अफ्रीकन कंट्री था। यहाँ पे भी किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का रूल था। अब यहाँ पे जनरली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। क्या? स्टार्टिंग से ही जो वाइट सेटलर्स यहाँ पे थे उनके पास सिर्फ लैंड था, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी में ट्राइब्स थी, 2 ट्राइब्स थी यहाँ पे मेजॉरिटी में। एक का नाम था किकुयू ट्राइब, जिनका नाम मैं कब से लिए जा रहा हूँ, और एक का नाम था लाओस ट्राइब। तो ये 2 ट्राइब एग्जिस्ट करती थी। उस ट्राइब ही बाद में चल के किकुयू के साथ कुछ टाइम के लिए मिल गई थी और इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे माओ रेबेलियन कहीं ना कहीं किया था। तो मैं वही कह रहा था कि वाइट सेटलर जो थे वो ब्लैक मेजॉरिटी रूल नहीं चाहते थे,
ठीक है, उनको पसंद नहीं था कि यहाँ पे कोई ब्लैक जो है हमारे ऊपर कंट्रोल रखे या फिर अथॉरिटी हमारे ऊपर बनाए। इस वजह से ब्रिटिशर जो थे वो आज़ादी कहीं ना कहीं नहीं देना चाहते थे इनको, केनियंस को। लेकिन इसी के चलते बाद में फिर 1952 में स्टार्ट होता है माओ रेबेलियन, ठीक है, माओ रेबेलियन। और ये माओ रेबेलियन कब तक चलता है? 1960 तक। अब इसी के रिएक्शन में 1954 में एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, 1954 में ऑपरेशन एनविल लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन एनविल लॉन्च किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। और ये किस लिए था? कि जितने भी टेररिस्ट्स हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज हैं, इन सबको एग्जीक्यूट किया जाए, मारा जाए, ठीक है। और इसी के चलते 60 तक सभी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इमरजेंसी में जितने भी लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन फिर 60 के बाद 61 में जोमो केन्याट्टा और बाकी सारे लीडर्स को यहाँ पे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। याद रखना, केनियन अफ्रीकन यूनियन जो पार्टी थी वो फॉर्म हुई थी 1944 में, और इसके प्रेसिडेंट 1947 में जोमो केन्याट्टा बने थे, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या चल रहा था वहां पे। और यहाँ पे 12 दिसंबर को 1963 में जोमो केन्याट्टा पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। क्यों? बिकॉज केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन पार्टी जो है वो जीत जाती है, ठीक है, इलेक्शंस में, और इनका रूल होता है 78 तक। इसी बीच इनके फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एक लूज यूनियन फॉर्म करते हैं केन्या, तंजानिया और युगांडा का 1967 में, जो कि सिर्फ 84 तक ही चल पाता है। फिर उसके बाद जब 69 में इलेक्शंस होते हैं, 1969 में इलेक्शंस होते हैं, तो ये केन्या को अथॉरिटेरियन डिक्टोरियल बना देते हैं, यानी कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को बैन कर देते हैं, अपनी पार्टी को सिर्फ लीगल कर देते हैं और अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना देते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे वाइट सेटलर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज उनके लैंड्स को छीन के एक पर्टिकुलर ट्राइब, किकुयू ट्राइब को दिया जा रहा था। क्यों? किकुयू ट्राइब से केन्याट्टा भी बिलोंग करते थे, और लायोस ट्राइब इसके खिलाफ, बिकॉज उनके साथ भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी के बाद लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि 78 में इनका डेथ हो जाता है, और इसके बाद डैनियल मोए जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ योर होल चैप्टर। आई होप आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। मैंने सबसे पहले आपको चाइना की कहानी समझाई, ठीक है। चाइना में ऐसा कोई डीकोलोनाइजेशन नहीं था। आज़ादी की कहानियां हमें मेनली अफ्रीका यानी कि घाना और केन्या में ही देखने को मिली, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को विथ अ न्यू वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।